बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड थेरेपी। तो इसके बॉक्स स्टार्ट करते हैं। मेटाबॉलिक रिस्पांस टू स्टारवेशन। जब भी स्टारवेशन होगा तो आपको क्या मेटाबॉलिक रिस्पांस देखने को मिलता होता है। ओके, स्टारवेशन है, स्टारवेशन के अंदर क्या होता है, इंसुलिन की डिमांड कम हो जाती है, इंसुलिन खत्म हो जाती है। क्योंकि स्टारवेशन के अंदर क्या होता है, स्टारवेशन के अंदर आपने क्या करना होता है, कैटाबोलिज्म कराना होता है। और इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, तो इंसुलिन कम हो जाती है, ग्लूकागोन ज़्यादा हो जाता है, वो आगे हिपैटिक ग्लाइकोजीनोलाइसिस करवा देगा। प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, ग्लूकोन्यूजेनेसिस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा। प्रोटीन टूटी, ग्लाइकोजन टूटा, लिपिड टूटेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की जो ऑक्सीडेशन है वो रिलेटिवली कम हो जाएगी, फैट की ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो जाती है। और फैट की ऑक्सीडेशन से कीटोजेनेसिस आपको देखने को मिलती है। और जो रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, जो कि 25 to 30 या 20 to 30 किलो कैलोरी पर केजी पर डे था, वो 15 से लेकर 20 पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये तो पढ़ लिया मेटाबॉलिक रिस्पांस टू स्टारवेशन। अब है मेटाबॉलिक रिस्पांस टू ट्रॉमा। ओके, सही हो गया। तो मेटाबॉलिक रिस्पांस टू द ट्रॉमा, ट्रॉमा में क्या होता है, लाइक पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ट्रॉमा वाले पेशेंट में या सेप्सिस वाले पेशेंट में काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं। वो एपिनेफ्रिन है, नोरेपिनेफ्रिन है, कॉर्टिसोल है, ग्लूकागोन है और ग्रोथ हार्मोन होता है। ओके, अब इनिशियली क्या होता है, मेटाबॉलिक क्या होता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट ट्रॉमा वाले पेशेंट में बढ़ जाती है। यानी नॉर्मल कितनी थी, 25 to 30 थी, वो 40 किलो कैलोरीज तक चली जाती होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है, जो डेड टिश्यू है उसको रिप्लेस करने के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस होती है, क्योंकि काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन है। लिपिड्स की ऑक्सीडेशन होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होगा, लिपिड का कैटाबॉलिज्म भी आपको देखने को मिलता है, ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन यहाँ पे जो अडाप्टिव कीटोजेनेसिस थी स्टारवेशन के अंदर, वो लॉस हो जाती है। और इसमें फ्लूइड की रिटेंशन होगी, आपको पहले चैप्टर में भी एक्सप्लेन कर चुका था। ठीक हो गया कि स्केलेटल मसल का मास कम हो जाता है, फैट मास कम हो जाता है, लेकिन जो फ्लूइड रिटेंशन है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों होती है फ्लूइड रिटेंशन? ड्यू टू हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, एल्ब्यूमिन की वजह से आपको देखने को मिलती होती है। सही हो गया, तो ये आपको देखने को मिलता है। बाकी इसके बाद यहाँ पर एवरेज वाटर बैलेंस लिखा हुआ है हेल्दी अडल्ट का। तो आपने रट्टा मारना है कि जो जितना आप का इनपुट होता है, जितना आप लॉस करते हैं आउटपुट की फॉर्म है, उतना ही आपने एटलीस्ट इनटेक लेनी होती है। लाइक कितना करना होता है, 2800, इसको आपने रट्टा मार लेना है। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं। ओके, आगे आ जाते हैं। ओके, सही है। अगर आपने न्यूट्रिशनल असेसमेंट आपने करनी है तो आपने किन किन चीज़ों को आपने मॉनिटर करना होता है, डेली किन पैरामीटर्स को मॉनिटर करना है हॉस्पिटल वाले पेशेंट में, वीकली आपने किन को देखना होता है, फोर्थ नाइटली आपने किन को देखना होता है। तो जो डेली पैरामीटर्स होते हैं आपने पेशेंट्स के क्या क्या डेली आपने करवाने होते हैं। ओके, तो डेली आपने जो करवाने होते हैं वो आपके ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ओके, बॉडी वेट है, फ्लूइड बैलेंस है, जनरल इन्वेस्टिगेशन लाइक सीबीसी, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट है, ब्लड ग्लूकोज आपने कराना होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कराने होते हैं, यूरिन आउटपुट करानी होती है और टेम्परेचर आपने कराना होता है। वीकली जो आपने कराने होते हैं, वीकली आपने क्या कराने होते हैं, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी करानी होती है, जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फेट, ये आपने कराने हैं। प्लाज्मा प्रोटीन आपने करानी होती है, एलएफटीज कराने होते हैं, थायमीन, एसिड बेस स्टेटस और टैग आपने कराना होता है। फोर्थ नाइटली आपने वो 3 चीज़ें करानी है जिसकी वजह से नीमिया होता है। वो आपका आयरन है, फोलेट है, B12 है, इसके अलावा लैक्टिक एसिड है और ट्रेस एलिमेंट्स हैं जैसे जिंक, कॉपर और मैग्नीज, ये आपके मॉनिटरिंग के अंदर आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंटीरियर न्यूट्रिशन। ओके, तो जो न्यूट्रिशन जो कि डायरेक्टली किसके थ्रू होती है, जीआईटी के थ्रू होती है, इसको एंटीरियर न्यूट्रिशन बोलते होते हैं। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, अब इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन ट्यूब रिलेटेड होती है। अब ट्यूब रिलेटेड क्या देखने को मिल सकती है, मैल पोजिशन है और डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकती होती है, ट्यूब टूट सकती है, लीक हो सकती है, या लोकल कॉम्प्लिकेशन में इरोजन हो सकती है। जीआईटी के अंदर आपको नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया देखने को मिल सकता है। ओके, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकती है। मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल में इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी हो सकती है, वाइटामिन्स, मिनरल या ट्रेस एलिमेंट की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। और इन्फेक्शन के अंदर एक्सोजीनस और एंडोजीनस है। एक्सोजीनस के अंदर आपके हैंडलिंग कंटामिनेशन है और एंडोजीनस के अंदर आपका पेशेंट के खुद अपने इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ये तो हमने पढ़ी कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंटीरियर न्यूट्रिशन। अब है पार एंटीरियर न्यूट्रिशन, टीपीएन, टोटल पार एंटीरियर न्यूट्रिशन, जो कि आईवी रूट के थ्रू दी जाती होती है। ओके, सेंट्रल या पेरिफेरल, इसकी कॉम्प्लिकेशन को देख लेते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल आपने रट्टा मारना है कि ओके,
एक सिंड्रोम देखने को मिलता है। एक है रीफीडिंग सिंड्रोम, दूसरा है क्रॉनिक डेफिशिएंसी सिंड्रोम। रीफीडिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि कोई बंदा जिसको ज़्यादा अरसे तक मैल नरिशमेंट हुई हुई है, तो ओके, तो अचानक उसकी रीफीडिंग कराने की वजह से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट शिफ्ट देखने को मिलता है, लाइक हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया देखने को मिलता है। और क्रॉनिक डेफिशिएंसी सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, उसमें एसेंशियल फैटी एसिड है, जिंक है, मिनरल और ट्रेस एलिमेंट है। अब ओवर फीडिंग की वजह से क्या होगा, ओवर फीडिंग को आपने 3 में डिवाइड करना है, ब्लड ग्लूकोज, एक्सेस फैट और एक्सेस अमाइनो एसिड है। अगर ग्लूकोज ज़्यादा होगा हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो हाइपरोस्मोलर डिहाइड्रेशन हो जाएगी, लीवर के अंदर हेपेटिक स्टीटोसिस करवा देता होता है। हाइपर कैप्निया भी आपको देखने को मिल सकता है मेटाबॉलिज्म की वजह से, सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी, फ्लूइड रिटेंशन होगी। फैट्स अगर ज़्यादा हो गया तो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होगा, लाइपोप्रोटीन एक्स होगा, हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया होगा, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होगे। अगर अमाइनो एसिड ज़्यादा हो गए तो हाइपर क्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगी, हाइपर कैल्सीमिया, अमाइनो एसिडीमिया, यूरीमिया देखने को मिलेगा। सेप्सिस के अंदर कैथीटर रिलेटेड सेप्सिस या सिस्टेमिक सेप्सिस आ जाएगी। अगर लाइन से रिलेटेड बात करें, जिस जगह पे आपने अटैच किया लाइन, तो वहाँ पे नीमोथोरैक्स देखने को मिल सकता है, आर्टरी वेन डैमेज हो सकती है, एयर इम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है, थोरेसिक डक्ट डैमेज हो सकता है, हार्ट परफोरेट हो सकता है, ओके, और लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से ओक्लियन या वीनस थ्रोम्बोसिस देखने को मिल सकता है। तो आज हमने क्या पढ़ा न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में? न्यूट्रिशन वाले में पढ़ा कि मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू द स्टारवेशन के अंदर आपके क्या क्या थे। इंसुलिन कम होती है, ग्लूकागोन ज़्यादा होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, लाइपोलाइसिस होती है, ओके, और अडाप्टिव कीटोजेनेसिस देखने को मिलती है। यानी अगर हम कंपेयर करें स्टारवेशन का ट्रॉमा वाले से, स्टारवेशन में अडाप्टिव कीटोजेनेसिस थी, ट्रॉमा और सेप्सिस में अडाप्टिव कीटोजेनेसिस नहीं होती। स्टारवेशन के अंदर रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, 25 से 30 से आपका 15 से 20 पे आ जाता है, जबकि ट्रॉमा और सेप्सिस में 40 तक चला जाता होता है, ओके, ठीक है। स्टारवेशन में नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती है, इसमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती होती है, क्लियर। और इसमें ट्रॉमा में आपको फ्लूइड रिटेंशन भी देखने को मिलती होती है। बाकी यहाँ पे लिखा है कि यूरिन आउटपुट 15 से 100 होती है, इंसेंसिबल लॉस 900 तक होता है। डेली जो आपने मॉनिटरिंग करनी होती है वो किन किन चीज़ों की आपने मॉनिटरिंग करनी होती है, ओके। अब इसका एक निमोनिक भी आप रट्टा मार सकते हो, ओके, बेट बेट एफ एफ है, बेट एफ एफ, ओके। बेट से क्या होगा, ओके, बी से बॉडी वेट आ जाएगा, और एक और बी से आपका ब्लड ग्लूकोज भी आ जाता है। ई से क्या होगा, ई से आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट आ जाएगा, ओके। इसके अलावा ई के बाद एफ आता है तो फ्लूइड बैलेंस और सीबीसी। वैसे आप इसको अगर मैं और इजी बनाऊं, और इजी, अच्छा, और इजी इसको कैसे बना सकते हैं, बी सी डी ई, ओके, एफ, ओके। बी से क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज आपने रट्टा मार लेना है, ओके। सी से आपका सीबीसी आ जाएगा, डी से बॉडी वाला डी आ जाएगा, ई से आपका इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट आ जाएगा, एफ से आपका फ्लूइड बैलेंस आ जाएगा, ओके, और टी से टेम्परेचर रट्टा मार लेना। वीकली आप ऑस्मोलैलिटी को देखते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फेट था, प्लाज्मा प्रोटीन, एलएफटी, थायमीन, और फोर्थ टाइटली सबसे आसान है, बी12, फोलेट, आयरन, लैक्टेट या ट्रेस एलिमेंट्स आ जाएगा। फिर हमने एंटीरियल न्यूट्रिशन की कॉम्प्लिकेशन पढ़ी, ट्यूब रिलेटेड के अंदर मैल पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट था, ब्लॉकेट था, ऑब्स्ट्रक्शन था, जीआईटी में नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन था, मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी थी, वाइटामिन, मिनरल की डेफिशिएंसी थी, इन्फेक्शन में एक्सोजीनस और एंडोजीनस, एक्सोजीनस में हैंडलिंग और एंडोजीनस में पेशेंट था, पार एंटीरियल के अंदर आपकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में रीफीडिंग सिंड्रोम था और क्रॉनिक डेफिशिएंसी सिंड्रोम था, ओवर फीडिंग में एक्सेस ग्लूकोज, फैट और प्रोटीन की वजह से था, सेप्सिस में कैथीटर रिलेटेड सेप्सिस और सिस्टेमिक सेप्सिस था, उन इंसर्शन की वजह से क्या था, नीमोथोरैक्स था, कार्डिक परफोरेशन आपको देखने को मिल सकती है, आर्टरी डैमेज हो सकती है, एम्बोलिज्म था, लॉन्ग टर्म यूजेस की वजह से ओक्लूजन या वीनस थ्रोम्बोसिस था।